हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित एक अवधारणा है जो यह अपेक्षा करता है कि राज्य ज़्यादा से ज़्यादा जनता के कल्याण के कार्य करे। ये जो सिद्धांत है या अवधारणा है, ये राज्य से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य। इसके प्रमुख प्रतिपादकों में हैरोल्ड लॉस्की का नाम लिया जाता है। ये जो अवधारणा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये नई अवधारणा, हालांकि ये ज़्यादा आधुनिक समय में, आधुनिक अर्थों में प्रचलन में 18वीं सदी 19वीं सदी में आई, पर ये अपने अर्थों में एकदम नई अवधारणा नहीं है और बहुत पहले भी राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की अपेक्षा की जाती रही है। राम राज्य की अवधारणा लगभग लोक कल्याणकारी राज्य की ही अवधारणा थी, जिसमें राज्य से ये अपेक्षा थी कि वो जनता का जीवन इतना सुखद बना दे, वो सब कार्य करे जो जनता का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, सुखी बन जाए। अरस्तु भी राज्य से ये अपेक्षा करते हैं और राज्य को वो सदजीवन के लिए अस्तित्व में बताते हैं। महाभारत में भी जिक्र है कि जो नरेश अपनी प्रजा की पुत्र के समान मानकर, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वो नरक का भागी होता है। इवन बेंथम और जे एस मिल बाद के टाइम पे इन्होंने राज्य के उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बताया। हमने पुराने टाइम पे इंडिया में राजा अशोक के बारे में सुना है कि उन्होंने पेड़ लगवाए थे या सड़कें बनवाई थी अच्छे तरीके से। तो ये जो कार्य किए थे उन्होंने, ये एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को किए गए थे। तो ये एक तरह से ये जो सिद्धांत, हम इसे यहाँ आधुनिक अर्थों में देखें, आधुनिक समय में जो इसका दोबारा से इसको एक सिद्धांत या एक अवधारणा की तरह अध्ययन किया जाने लगा है। तो ये 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर वर्ग में वृद्धि हुई, शहरी मजदूरों की समस्याएं बढ़ी, उनके निवास, बीमारी, कम मजदूरी, बेरोजगारी वगैरह समस्याएं बढ़ी, बाल मजदूरी। इंग्लैंड में 19वीं सदी में इन सब के विरुद्ध कानून बनाए गए और राज्य ने सामाजिक सुधार के बहुत सारे कार्य अपने हाथ में ले लिए। और यहाँ हम मानते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। ये बेसिकली विचारधारा के तहत हम देखें तो व्यक्तिवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों की अच्छाइयों का मिश्रण है। व्यक्तिवादी विचारधारा अगर हम थोड़ा सा जानते हैं तो व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता देने पर यकीन करती है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानकर व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता देना चाहती है और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहती है। ये व्यक्तिवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा जो चाहती है कि राज्य अधिक से अधिक कार्य करे व्यक्तियों के लिए और समाज में समानता स्थापित करे, समाज को एक बनाए, एक जैसा बनाए। तो ये व्यक्तिवाद और समाजवाद जो दोनों अपोजिट विचारधाराएं हैं, उनका मिश्रण एक तरह से यहाँ दिखाई देता है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में, कि यहाँ ये अपेक्षा की जाती है राज्य से कि वो व्यक्ति का कल्याण करने वाले कार्य करे। व्यक्तिवाद जो चाहता है राज्य बिल्कुल भी कार्य ना करे पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, मतलब राज्य कम से कम कार्य करे, बहुत न्यूनतम कार्य करे और व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। जबकि समाजवाद चाहता है कि राज्य ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, अधिक से अधिक कार्य करे
लोक कल्याणकारी विचारधारा दोनों के बीच में दोनों का मिश्रण है और वो चाहती है कि राज्य कार्य करे, बहुत से कार्य करे, पर वही कार्य करे जिससे व्यक्तियों का कल्याण हो। तो व्यक्ति का कल्याण करने वाले सारे कार्य राज्य करे। ये लोक कल्याणकारी विचारधारा, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो इस विचारधारा पर चलती है, दोनों की एक मिश्रित विचारधारा पर। तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ, इसके हम पहले हम इसका यहाँ स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, अर्थ और परिभाषाएं देख लेते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में परिभाषित किया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य, हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट ऐसा राज्य होता है जो नागरिकों को कम से कम उसका न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करवाता है। वो इतने कार्य करता है कि लोग एक अच्छा जीवन कम से कम न्यूनतम स्तर का वो जी पाएँ, मतलब बहुत बुरी स्थिति ना हो। T.W. केंट कहते हैं कि लोक हितकारी या लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, वो है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है और इन समाज सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था में पेंशन वगैरह की व्यवस्था होती है। कुल मिलाकर के हम यहाँ देख रहे हैं, कुल मिलाकर के ये एक ऐसी अवधारणा है जो राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार चाहती है जिससे सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन ना लगे। ये राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सभी वर्गों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी चाहती है। या हम ये इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य को हम इस तरह से सरल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो अवधारणा है ये राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि चाहती है, बढ़ावा चाहती है और वो सब कार्य राज्य से करवाना चाहती है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए एक उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक हो, मतलब जिससे व्यक्तियों का कल्याण हो, पर साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन ना लगे। तो अब जब राज्य सरल शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य तब होगा जब वो इस तरह के कार्य भी करेगा, जैसे वो शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की भी देखभाल की व्यवस्था करेगा, मनोरंजन तक का भी ध्यान रखेगा, वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति परेशान ना हो रहा हो तो पेंशन, रोजगार का भी ध्यान रखेगा। जो हम देखते हैं अभी हम इंडिया में भी देखते हैं कि हमारा स्टेट इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये उसी तरफ बढ़ाए हुए कदम है। ये हम देख रहे हैं आगे लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण या कार्य, ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये राज्य हेतु निर्धारित न्यूनतम कार्यों जैसे सुरक्षा व आंतरिक सुव्यवस्था जो राज्य से हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो कम से कम आंतरिक अराजक तत्वों से और विदेशी आक्रमणों से प्रजा की सुरक्षा करेगा और सुव्यवस्था बनाए रखेगा, न्याय व्यवस्था बनाए रखेगा। तो वो तो है ही, इसके अतिरिक्त इन सब को करते हुए साथ में एक लोक कल्याणकारी राज्य तभी कहलाएगा जब वो ये सब भी करता होगा जो हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य तभी कहलाएगा जब वो आर्थिक सुरक्षा अपनी प्रजा को प्रदान करेगा, लोगों को प्रदान करेगा। जैसे आर्थिक सुरक्षा में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे वो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे लोगों को जीवन के लिए जो जरूरी होते हैं चीज़ें, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हम कहते हैं, तो उसको पर्याप्त भोजन मिल जाए, उसको रहने को जगह मिल जाए, निवास हो उसके पास, निवास स्थान, उसके पास वस्त्र हो,
शिक्षा भी आजकल हम उसमें जोड़ देते हैं। तो ये मिनिमम चीज़ों के अलावा शिक्षा को भी हम कंपलसरी मान करके चलते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य कम से कम करवा दे, बेरोजगारी ना हो, कोई वृद्धावस्था में परेशान ना हो रहा हो, बीमारी में परेशान ना हो रहा हो, उसमें सहायता प्रदान कर दे। तो ये हम आजकल इसको न्यूनतम जीवन स्तर में रख सकते हैं इन चीज़ों को। तो राज्य ये कोशिश करेगा कि लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर वो प्रदान करवा दे। इसके अलावा रोजगार की व्यवस्था भी एक्सपेक्टेड होती है। हालांकि उसमें राज्य कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लोक कल्याणकारी बन पाया है। ये संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था तो कोई भी राज्य नहीं कर सकता है, पर वो उसमें कितना आगे तक बढ़ गया है उतना वो लोक कल्याणकारी कहलाएगा। रोजगार की व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है। हो पाती है, नहीं हो पाती है तो कम से कम वो ये ध्यान रखे कि बेरोजगार लोगों का वो किसी न किसी तरीके से ध्यान रखे, उन्हें भत्ता वगैरह दे करके या जो भी सहायता वो कर सकता है। अधिकतम समानता की स्थापना करे। आर्थिक सुरक्षा में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण समानता की बात तो बेमानी है, पूर्ण समानता तो स्थापित नहीं हो सकती। ये लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य भी नहीं माना जाता, पर ये जरूर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा तीव्र विषमता ना हो करके एक न्यूनतम स्तर की समानता लोगों को प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, तब वो लोक कल्याणकारी कहलाएगा। दूसरी बात, राजनीतिक सुरक्षा। और राजनीतिक सुरक्षा का मतलब है राजनीतिक लोगों की राजनीतिक शक्ति और लोगों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा एक तरह से। तो लोक कल्याणकारी राज्य लोगों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये उसका कार्य है, ये उसका लक्षण है। वो तभी पहचाना जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जब वो लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों और राजनीतिक शक्ति की सुरक्षा करता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन अपनाना एक उचित शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि लोकतंत्रीय शासन में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक अधिकार और व्यक्तियों की राजनीतिक शक्ति की सुरक्षा ऑटोमेटिकली होती ही है। उनको मताधिकार दिया जाता है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय किए जाते हैं, न्यायपालिका बनाई जाती है या और भी उसके पास अभिव्यक्ति वगैरह। दूसरी बात, हम सेकंड पॉइंट में हम इसी का जिक्र कर रहे हैं। और नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करना, ये इसी से जुड़ी हुई भी बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। हालांकि ये सब लोकतांत्रिक शासन में भी इंक्लूडेड होता है, पर हम यहाँ अलग से जिक्र करके इसको और हाईलाइट कर सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य ये सब प्रदान करना उसकी जरूरी कार्य है। वो तभी कहलाएगा लोक कल्याणकारी जब ये सब उसके साथ में होगा। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये हम यहाँ देख रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा, लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसमें जैसे वो क्या क्या कर सकता है कि सामाजिक समानता, किसी भी रंग, वर्ण, नस्ल वगैरह के आधार पर, ये दोनों किसी भी आधार पर लोगों को भेदभाव का सामना ना करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था राज्य बना करके रखे। मतलब उसके रंग, वर्ण, लिंग वगैरह के आधार पर समाज में भेदभाव ना हो, उसको कहीं जाने से रोका ना जाए, उसका सम्मान उस लेवल का बना रह पाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की राज्य कोशिश करेगा, तब वो लोक कल्याणकारी कहलाएगा। चौथी बात, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र बचते हैं जहां लोक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वो कार्य करेगा। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो तभी लोक कल्याणकारी माना जाएगा जब वो ये सब कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जैसे वो अपनी जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा,
जैसे हॉस्पिटल वगैरह खुलवा करके, डॉक्टर्स की व्यवस्था करके, नर्सेज की व्यवस्था करके, शिक्षा का वो ध्यान रखेगा, स्कूल वगैरह खुलवा करके या और भी शैक्षिक सहायता प्रदान करके, परिवहन, संचार, मनोरंजन तक का भी ध्यान यदि राज्य रखता है, तभी वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने की स्टेप में आगे बढ़ता है। व्यापार वगैरह में भी, और व्यापार में वही चीज़ें जो अगर वो नहीं करेगा तो वो जनता के हित में नहीं होंगी, तो वो सारे कार्य भी राज्य को करने हैं जो जनता के हित के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जैसे वृद्धावस्था में पेंशन देना, या बेरोजगारी भत्ता देना, या विधवाओं को पेंशन देना, या परित्यक्ताओं को नौकरियां देना, ये सब स्कॉलरशिप्स देना शिक्षा के लिए, ये लोक कल्याणकारी राज्य की ड्यूटीज़ हैं। नॉर्मल राज्य से ही ये सारी अपेक्षाएं नहीं होती हैं। नॉर्मल राज्य का एक मिनिमम कार्य माना जाता है विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक सुव्यवस्था बनाए रखना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना। पर ये सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने के लिए करना जरूरी है। और एक और चीज़, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, कि ये लोक कल्याण से मतलब सिर्फ अपने देश के लोगों का ही कल्याण नहीं है, ओवरऑल मानव जाति का कल्याण इंक्लूडेड है इसमें। तो वो तब होगा जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना रखता हुआ राज्य चलेगा। मतलब अनावश्यक युद्ध नहीं करेगा, अनावश्यक संघर्ष नहीं करेगा, अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुश्किल में पड़े हुए लोगों की सहायता करेगा जहाँ तक संभव हो, तब वो लोक कल्याणकारी राज्य सही मामलों में कहलाएगा। तो ये सारे कार्य यदि राज्य करता है तो वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने के लायक है। ये उसके लक्षण और कार्य हम देख चुके हैं। ये जो अवधारणा है, ये इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हमें दिखाई देती हैं, पर इसकी भी आलोचना की जाती है और इसके भी कुछ दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तो उनका हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं या क्यों इसको आलोचित किया जा सकता है। कि नंबर 1, कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। मतलब हालांकि कोशिश तो ये की जा रही है कि बीच का रास्ता अपनाया जाए और बैलेंस अपनाया जाए, पर यदि इतने सारे कार्य राज्य करने लगेगा तो उसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा और इसमें स्वाभाविक रूप से जब राज्य बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा, बहुत सारे कार्य करेगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राज्य कर्मचारियों की शक्ति में डेफिनेटली वृद्धि हो जाएगी जब इतनी सारी पावर्स उनको दी जाएंगी इतने सारे कार्य करने के लिए। तो वो उन शक्तियों का ना सिर्फ वो शक्तियों में उनकी में वृद्धि हो जाएगी, बल्कि वो उसका दुरुपयोग करने की पावर भी धीरे धीरे हासिल कर लेंगे। तीसरी बात, राजकीय शक्ति का सत्तारूढ़ वर्ग के द्वारा दुरुपयोग करना संभव हो पाएगा। इतने सारे कार्य करते करते सरकारी पदों पर जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसका दुरुपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। चौथी बात, कि व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता में कमी आ जाएगी। जब राज्य सारे कार्य कर देगा तो व्यक्तियों को बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। कई देशों में तो एक बहुत बड़ी रकम पेंशन और भत्ते, बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाती है। तो उन जगहों पर सच में प्रैक्टिकली ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते जा रहे हैं कि कुछ लोग जो उस कम अमाउंट में भी काम चला लेते हैं वो काम ही नहीं करना चाहते। तो ये उसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो परेशानी पैदा करेंगे व्यवस्था में। और खर्चीला शासन तो होगा ही, इतने सारे कार्य राज्य करेगा, पेंशन बांटेगा या स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, तो फिर बहुत सारा जनता का जो पैसा है वो ऐसे बटेगा और खर्च होगा। तो बहुत ज़्यादा खर्चीला शासन इसको कह करके आलोचित किया जा सकता है। और समाजवादी शासन का भय, कि धीरे धीरे
इतने काम करते करते जब व्यापार में भी उसे दखल देना है और उसे शिक्षा और स्वास्थ्य और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसे सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी है, तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के उसके समाजवादी शासन के रूप में परिणत होने का खतरा पास आ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हम देख चुके हैं। एक और बात इससे जुड़ी हुई है कि यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ऐसा हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये डिस्कशन का बिंदु होता है। स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे संविधान में बहुत कोशिश की गई है और बाद में एग्जीक्यूट करने में भी सरकारों के द्वारा बहुत कोशिश की गई है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में बने, परिणत हो जाए। और संविधान में तो है ही सारी कोशिशें, विशेष रूप से नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान किया गया है जो साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 से लेकर के 51 तक इस तरह की कुछ हैं तत्व जो दिखाई देते हैं, जैसे स्त्री पुरुष को समान जीविका मिले, इसका राज्य ध्यान रखेगा। ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन है कि उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये उनको डायरेक्शंस है, इस दिशा में उसको लॉ बनानी चाहिए। ये निर्देश हैं संविधान में सरकार के लिए, राज्य के लिए ये निर्देश हैं। उसमें ये भी है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा राज्य, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा, स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, बच्चों और युवकों की शोषण से रक्षा की जाएगी, योग्यता अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सके राज्य ऐसे प्रयास करेगा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगहीनता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा, कार्य करने की दशाएं अनुकूल हों ये व्यवस्था करेगा, सहकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, वैज्ञानिक तरीके से कृषि का संचालन हो, पशुओं की नस्ल सुधार हो, कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता मिले, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधारने के प्रयत्न किए जाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्राचीन स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा की जाए, पर्यावरण की रक्षा की जाए वगैरह। बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को गाइड करते हैं कि उसको उस दिशा में जाना है। और वास्तव में प्रैक्टिकली भी सरकार ने निरंतर कोशिश की है कि वो इनको डायरेक्शंस को पूरा करे, उसकी दिशा में ही चले। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के बहुत सारे मौजूद हैं, इवन उसमें निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था तक भी की गई थी। शिक्षा को हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं और निःशुल्क किताबें भी बांटी जाती हैं और भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, स्कूटी योजना और मेधावी छात्रवृत्ति योजना, बहुत सारी योजनाएं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा के लिए दी जाती हैं। विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, परित्यक्ताओं के लिए नौकरियां, ये ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर कमजोर वर्ग को अपना एक जीवन स्तर उठाने की राज्य कोशिश करे, उसका उठा दे वो, और अपना हर एक व्यक्ति सुखद जीवन यापन कर सके। तो पूरी तरह से भारत में रिजर्वेशन भी दिया गया है, श्रम सुधार के लिए कानून बनाए गए हैं, इनकम को लेकर के बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं कि समानता, एक न्यूनतम लेवल पे समानता स्थापित हो। रोजगार के भी बहुत प्रयास किए जाते हैं, नरेगा वगैरह भी इसी दिशा में प्रयास है। तो ये और भी बहुत सारी स्कीम्स, यहाँ सबका जिक्र करना संभव नहीं है, जो चलाई जा रही हैं
जिससे ये प्रूव होता है कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य बनने की पूरी कोशिश करता है और इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है। धन्यवाद।